मिशन 2024 के रूप में कि 24 तक हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और जीतेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हराएंगे बीजेपी आरएसएस को, कि 2021 निकल रहा है, 2022 निकल रहा है, 5 महीने या 4 महीने बाकी हैं। 2023 इम्पोर्टेंट साल है और इसी साल में सबसे पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद दिल्ली की इलेक्शन पार्लियामेंट की, फिर हरियाणा की। कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक पूर्ण पॉलिटिकल माहौल होगा, उस माहौल में आंदोलन की प्राप्तियां ज़्यादा होने की संभावना है। सब पॉलिटिकल पार्टीज उस पॉलिटिकल एक्सरसाइज के चलते हुए किसान आंदोलन के सामने अपने आप को सर झुकाएंगी और दिल्ली सरकार के लिए भी दमन करना मुश्किल होगा। इसलिए आंदोलन चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली को घेरने के लिए या दिल्ली को झुकाने के लिए मिशन 2024, एमएसपी, मुकम्मल कर्जा मुक्ति, ये 2 स्लोगन लेकर, साथ बाकी के स्लोगन लेकर किसान आंदोलन को पूरे देश के जनता के संगठनों को लेकर, पॉलिटिकल क्षेत्रीय पार्टियों को बात करके, अपोजिशन पार्टी से बात करके किसान आंदोलन को एक रीढ़ की हड्डी और अगवानू रोल अदा करते हुए देश में जो 2024 का जो आने वाले पॉलिटिकल हालात हैं उसको तब्दील करने का एक ही, ये आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ उस समय पूर्ण एक कर्फ्यू जैसी स्थिति थी पूरे देश में। मुझे याद है कि जब हमने पहली दफ़ा, पंजाब की याद है मुझे और पूरे देश में भी, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि बीजेपी के एमएलए और एमपीज़ के घरों की तरफ ट्रैक्टर लेके जाओ और उनको ये डिमांड चार्टर दो जिसमें 3 कानून वापस लेने की बात थी। उसके बाद हमने दूसरा एक कॉल दिया कि एक व्हीकल मार्च करो जिसमें सभी एमएलए एमपी सभी पार्टीज के हों और उनको एक चेतावनी पत्र दो कि हम आपको गांव में नहीं घुसने देंगे अगर आप ये 3 कानून की वापसी की हमारी डिमांड, एमएसपी की डिमांड, पावर बिल 2020 को वापस, उस समय पावर बिल 2020 था, उसको वापस लेने की डिमांड, अगर आप इसके लिए अपनी असेंबली में मते पास नहीं करते और संसद में नहीं उठाते उसके लिए। और मुझे याद है कि वो पूरे दिन पंजाब में और बहुत सारी जगह में वो बड़े बड़े व्हीकल मार्च, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप को लेकर, उससे पहले ट्रैक्टर्स के ऊपर हुए। लेकिन जिस तरह का माहौल था कोरोना के चलते हुए बहुत जगह वो नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरह का माहौल बना इस आंदोलन से, उसमें जैसे मैं पहले कहा कि एक माहौल ऐसा बन गया कि जो भी किसान संगठन उस आंदोलन के तालमेल में से बाहर रह गया था उसकी मजबूरी हो गई कि वो अंदर आ जाए, एक तरह की इंक्लूसिव एक जो फोर्स बन गया पूरा आंदोलन। तो उसी के चलते मैं हनंदा एक मीटिंग में थे, मुझे याद है ये 7 नवंबर की बात है। 7 नवंबर में राजेवाल, गुरनाम चलूनी वगैरह हमारे साथ आ चुके थे, बाहर थे कुछ संगठन। तो 7 नवंबर की गुरुद्वारा रकाबगंज की मीटिंग में शायद इनको याद होगा बहुत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद वो एक 7 मेंबरी जो कमेटी बनी तो उसको सोचा क्या इसको नाम दिया जाए। तो 7 नवंबर 2020 को बहुत चर्चा के बाद, जिसमें मैं, हनंदा, योगिंदर यादव नहीं चाहते थे कोई नाम दिया जाए, नहीं चाहते थे कि इसकी जिम्मेदारी नहीं कुछ फिक्स की जाए, लेकिन माहौल ऐसा बना कि उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा का नाम 7 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में सामने आ गया और तय हुआ कि 26 नवंबर को जो आंदोलन होगा दिल्ली की तरफ आएगा। ये 26 नवंबर का कॉल ऑलरेडी ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी दे चुकी थी, जिसको पूरे एसकेएम ने अडॉप्ट कर लिया। और एसकेएम को अडॉप्ट करने के बाद फिर ये 7 मेंबर कमेटी के ऊपर जिम्मा आया
कि ये पूरे उस आंदोलन को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी निभाएगी। और मुझे ये भी याद है कि उसकी फर्स्ट मीटिंग 2 या 3 दिन पहले चंडीगढ़ में, जिसमें आनंदा भी आए थे, वहाँ भी चर्चा हुई थी ये कि दिल्ली को हमने जाना है, दिल्ली में रोकेंगे। तो 2 व्यू आए थे कि दिल्ली में दिल्ली जाने में जहाँ रोकेंगे वहाँ रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, धरना लगाएंगे, फिर तय करेंगे। एक विचार ये भी था कि हमें कोशिश करना चाहिए बैरिकेड क्रॉस करके आगे जाने का। लेकिन जिस तरह का माहौल पंजाब में अकाली दल की विकेट गिर चुकी थी, पूरे जो सिंगर गीत लिखने वाले हमारे साथ आ चुके थे, गाने गाए जा रहे थे, धार्मिक संस्थानों से अपील हो रही थी इसको कामयाब करो आंदोलन को, सब पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट दे रही थी। तो एक इतना ज़्यादा बड़ा पब्लिक का सपोर्ट आया कि बॉर्डर्स के ऊपर लोगों को रोकना या रुकना मुश्किल हो गया। और आपको याद होगा कि कैसे 26 और 27 नवंबर को अश्रु गैस के गोले, पानी की बौछारें, बड़ी बड़ी खंदकों को फांद कर उसको मट्टी से भरकर किस तरह से पूरी रात और पूरा दिन ट्रैवल करके लोग आए थे। ये तो कहानी है सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने की। लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में किसान संगठनों को कोऑर्डिनेट कर दिया। एक छतरी के नीचे, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे इस आंदोलन ने लाया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। नंबर 2, इस आंदोलन ने 3 कानून के लिए तो अपनी लड़ाई जीती, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा पूरे देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक इसको फोकस कर दिया। इस आंदोलन ने पहली बार किसानों में महिलाओं की भूमिका जो है वो इतनी बढ़ाई कि महिलाएं अपने आप टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर बड़े पैमाने में अपने जत्थे लेके आने शुरू हो गई। और आज भी वो बड़े पैमाने पर किसान आंदोलनों में आ रही है। इस आंदोलन ने अलग अलग धार्मिक जो हमारे लोग थे, जैसे हमने देखा यूपी में मुस्लिम और जाटों में, राजस्थान में गुजरों और मीणों में, इस तरह की एकता बनाई जो किसानों की एकता और जनता की एकता के रूप में, जिसको बीजेपी सरकार, मोदी सरकार तोड़ना चाहती थी, उसको इसने साइड में फेंक कर वो एकता को आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन ने पहली बार इतना लंबा आंदोलन, जिसको लोग बोलने लगे कि एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है, और जिस ऐतिहासिक आंदोलन ने कॉमरेड तपन सेन बोल के गए हैं। और मुझे याद है ये कि जिस दिन हम 23 सितंबर को संगरूर में मोगा में मीटिंग कर रहे थे, तो उस दिन पंजाब में हमने तय किया कि 25 सितंबर के बंद के बाद 1 अक्टूबर को जिस दिन पूरी रेलवे को रोकेंगे, उसी दिन पंजाब में पूरे टोल प्लाजों को खोल दिया जाएगा। उसी दिन तय हुआ कि हम पंजाब में जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, वो पूरे रिलायंस के पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया। उसी दिन अडानी और अंबानी के जितने भी गोडाउन थे, जितने भी प्रोडक्शन सर्विसेज थे, उसके बाइकआउट्स और घेराव का ऐलान किया गया। और ये भी सच्चाई है कि इसको 100% लोगों ने वहाँ लागू किया, और बाद में आंदोलन के दौरान इसको पूरे देश में भी इसका ऐलान किया गया। तो ये कॉरपोरेट के खिलाफ एक डायरेक्ट लड़ाई मुझे लगता है, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो 1947 से पहले एक लड़ाई थी, वो एक नए युग में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जिसको हमारे मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, उसके खिलाफ ये लड़ाई किसानों ने एक बड़े ज़ोर से लड़ी। और वो लड़ाई जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़ाई ने सचमुच में सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को मजबूर भी किया। और ये पहली बार हुआ है जब पंजाब मतलब के पूरे देश में अंबानी और अंबानी, मोदी और अमित शाह, ये जो चीज़ें बीजेपी, आरएसएस, ये टारगेट करता हुआ आंदोलन, ये 10 दिसंबर को ख़त्म हुआ। और 11 को मुझे याद है कि जिस तरह से हरियाणा में, पंजाब में लोगों ने फूलों की वर्षा की, लंगर लगाए, हम दिल्ली से चलकर मुझे लगता है हमें
18-18 घंटे लग गए अपने घर पहुंचने के लिए। लोगों ने इस तरह से इस चीज़ को मनाया, इस को सेलिब्रेट किया और बड़ी गिनती में लोग अपने घरों से बाहर आके उन्होंने मनाया। और ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि 3 कानून के बारे में एक मुहावरा बन गया था कि या कानून वापसी या फिर घर वापसी, या जीत के जाएंगे या फिर हमारी लाशें जाएंगी। यहाँ तक एक कमिटमेंट हो गई थी और ऐसा भी चल रहा था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में अगर घर में कोई बच्चा, छोटा बच्चा टीवी देखते देखते बोल देता कि नरेंद्र मोदी, तो उसका दादा जो 80 साल का होता वो बोल देता मुर्दाबाद। अगर 80 साल का दादा टीवी देखते देखते बोल देता संयुक्त किसान मोर्चा, तो 5 साल की बच्ची कहती जिंदाबाद। तो ये जो माहौल बना, इस माहौल में मुझे बताया लोगों ने कि जिस दिन 26 जनवरी को मोर्चे का कुछ गड़बड़ हुई, उस दिन पंजाब और हरियाणा में 5-5, 6-6 साल के बच्चे बच्चियां आंख भर के रोए थे कि मोर्चे को क्या हो गया। और जिस दिन टिकैत जी को 27 जनवरी को वो माहौल बना और पूरा हरियाणा और पंजाब दोबारे उठ के आया, तब लोगों में जोश आया। हालांकि हमारा पलवल जो था, हमारा पलवल बॉर्डर हमसे खो चुका था, उसका भी एक बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो ये आंदोलन अपनी प्राप्तियों के साथ आज भी अपनी कंटिन्यूटी में जारी रह रहा है। आपको पता होगा कि पंजाब में जब मोदी जी ने जाना था तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी और मोदी जी को अपना रास्ता जो उन्होंने चेंज किया गलती से, और उसको रुकावट आई आगे जाके किसान आंदोलन की और उनको वापस आना पड़ा था। इसी तरह से मैं ये पूरे अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आंदोलन ने जितने भी कार्य लिए थे, वो चाहे मिशन यूपी था, क्योंकि आंदोलन के दौरान 3 पॉसिबिलिटी थी। नंबर 1, या तो वो हमारे ऊपर कोई हमला करते, और हमला करने का मतलब है कि वो टैंक्स लेके या हवाई जहाज़ों के साथ बम्बार्डमेंट करते, तब मोर्चे को उखाड़ा जा सकता था, जो उनको करने की हिम्मत नहीं थी कि अदरवाइज मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में बगावत हो जाती। दूसरा था कि वो हमारी डिमांड्स को मांगते, जो 19 तारीख को यूपी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किया। और तीसरा था कि आंदोलन चलने देते, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आंदोलन लंबा चलता तो मोदी जी की सीट थरथराने लगती, दिल्ली वाली भी और यूपी वाली। तो ये आंदोलन की प्राप्ति पॉलिटिकल भी हो सकती थी। और सबसे बड़ी प्राप्ति इस आंदोलन की जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने दिल्ली शासन, जो हिटलरवादी शासन है, जो आरएसएस वादी नीतियों लागू कर रहा है, उस शासन को इस आंदोलन ने, और ये मैं कहूँगा कि इसके 7 साल के, बल्कि 2014 के बाद 7 साल के शासन काल में पहली बार एक चुनौती अगर दे पाया तो ये किसान आंदोलन दे पाया। और साथ मैं किसान आंदोलन जब कह रहा हूँ, उसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के साथ मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर, महिलाएं, आदिवासी, दलित, वो सब इसके साथ जुड़ गए थे और बड़ा जन आंदोलन बन गया था। केवल किसान अगर रहते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं बनता था। जैसे मैं बोल के आता हूँ पहले भी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, तो पूरे का पूरा इसमें हर जन इन्वॉल्व हो चुका था, हर परिवार इन्वॉल्व हो चुका था, हर वर्ग और सेक्शन इन्वॉल्व हो चुका था। तो ये इस आंदोलन ने बड़ी एक दिशा बनाई है, जो हमारे आने वाले समय में जो क्या हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानने के लिए। और ये मैं आगे इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये प्राप्तियों और शिक्षाओं के बाद हमने अभी 10 तारीख को हमने ऐलान किया कि हम आंदोलन को सस्पेंड कर रहे हैं। आंदोलन को हमने मुअत्तल किया है, आंदोलन जारी है, जंग हमारा जारी है, लड़ाई जारी है। और उस लड़ाई को संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने, अभी मैं आया हूँ लखीमपुर खीरी से आया हूँ भाइयों, लखीमपुर खीरी में हमने जब अजय मिश्र टहनी को बर्खास्त किया जाने की मांग को लेकर
लखीमपुर खीरी में हम इकट्ठे हुए तो आप हैरान होंगे कि कम से कम 25,000 से ज़्यादा लोग लखीमपुर खीरी में अपने आप पहुँचे। मतलब लखीमपुर खीरी में इतने लोगों का पहुँचना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल के ऊपर। और साथ ही एमएसपी के ऊपर हम 18 से लेकर 28 तक बड़ा एक प्रोग्राम दे चुके हैं। 31 को हमने जाम किए हैं, फिर हमने अग्निपथ के ऊपर प्रोग्राम दिए हैं। लखीमपुर खीरी का हम 3 दिन का धरना दे चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है। अब मैं आता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। मेरी सोच है, मेरे संगठन की सोच है और मुझे लगता है मेरे साथ मेरे किसान लीडर भी सहमत होंगे। मैं एक तो ये हिस्टोरिकल एक बल्कि इतिहास का एक बुद्धिजीवी साथी मुझे ये बता रहा था कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का हिस्सा और वेस्टर्न यूपी, ये लोग जो हैं, इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से है। जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि सर में पगड़ी बांधने वाले ये जाट और जट लोग जो हैं, ये सिख हो या हिंदू हो, ये कोई जाट या सिख हो या हिंदू हो, पंजाबी हो या हरियाणवी हो, इनमें मुझे लगता है एक ही खून चलता है, एक ही तरह का इनके अंदर डीएनए है। और इसके साथ ये जो लोग हैं, इनमें एक लड़ाइयों के मुगलों के टाइम भी, उसके बाद अंग्रेज़ों के टाइम भी हमले जब होते थे उसमें यहाँ लड़ाइयाँ होती थी और लड़ने का इनकी इतिहास में और इसके खून में एक अंश है। और साथ ही एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लोग हैं जो दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। दिल्ली की गर्दन इनके अंगूठे के नीचे है। और ये लोगों ने एक जो ट्रेलर था वो 2020 में 21 में दिखाया है और अगली फिल्म पूरी होगी अगले आंदोलन में। वो कैसे पूरी होगी? वो होगी पूरी कि किसान संगठन अपने एसकेएम के ज़रिए जो मुद्दे बचे हैं, एसकेएम, पावर बिल 2022, हमारे केसेस, लखीमपुर खीरी का मुद्दा, अजय मिशन टैनी को बर्खास्त करना, और साथ ही पंजाब के संगठनों ने तय किया है कि कर्जे से मुकम्मल मुक्ति, किसान की 60 साल के बाद 10,000 रुपया पेंशन, किसान पेंशन, वो लेडी हो या पुरुष हो, और साथ ही फसल बीमा की एक पॉलिसी सरकार अपनी उसके साथ बनाए। ये मुद्दों को लेकर आंदोलन को अगले स्टेज के ऊपर लेके जाना होगा। और वो आंदोलन, जैसे मजदूर साथी हमारे लीडर ने कहा है कि तमाम हमारे देश के जो संगठन हैं, पार्टियां हैं, उनके साथ हमें बात पहले करनी होगी। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2021 निकल रहा है, 2022 निकल रहा है, 5 महीने या 4 महीने बाकी हैं। 2023 इम्पोर्टेंट साल है और इसी साल में सबसे पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद दिल्ली की इलेक्शन पार्लियामेंट की, फिर हरियाणा की। कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक पूर्ण पॉलिटिकल माहौल होगा। उस माहौल में आंदोलन की प्राप्तियाँ ज़्यादा होने की संभावना है। सब पॉलिटिकल पार्टीज उस पॉलिटिकल एक्सरसाइज के चलते हुए किसान आंदोलन के सामने अपने आप को सर झुकाएंगी और दिल्ली सरकार के लिए भी दमन करना मुश्किल होगा। इसलिए आंदोलन चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली को घेरने के लिए या दिल्ली को झुकाने के लिए मिशन 2024, एमएसपी, मुकम्मल कर्जा मुक्ति, ये 2 स्लोगन लेकर, साथ बाकी के स्लोगन लेकर किसान आंदोलन को पूरे देश के जनता के संगठनों को लेकर, पॉलिटिकल क्षेत्रीय पार्टियों को बात करके, अपोजिशन पार्टी से बात करके, किसान आंदोलन को एक रीढ़ की हड्डी और अगवानू रोल अदा करते हुए देश में जो 2024 का जो आने वाले पॉलिटिकल हालात हैं उसको तब्दील करने का एक ही तरीका है, वो है जन आंदोलन, जन आंदोलन और जन आंदोलन। कोई भी पार्टी अपने आप में आज बीजेपी को
डिफीट करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने आप को उस तरह की पार्टी, इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, इतना केंद्रीय एजेंसियों को मतलब के यूज़ करके एक तरह का माहौल बना रखा है। इसलिए मेरा ये मानना है, शायद मेरे साथी भी सहमत हो इस बात से, कि हमें तकरीबन जो भी एसकेएम में थोड़ा बहुत हमारे डिफरेंसेस आए हैं उनको रिजॉल्व करते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए, और फ्यूचर का किसान आंदोलन जो अल्टीमेटली एक जन आंदोलन में बदल जाए और हिटलर शाही और आरएसएस वादी जो विचारधारा है, राजनीति है, सिद्धांत है, उसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन के विरोध में और अपनी मांगों को साथ चल। मैं ये कहूँगा फिर कि ये ना हो कि किसान साथी ये सोचे कि हमारा केवल एमएसपी और कर्ज मुक्ति है। हमारी निगाह होना चाहिए, जिसे अर्जुन की निगाह थी एक पूरा आंख मछली की आंख के ऊपर, हमारी पूरी नज़र होनी चाहिए मिशन 2024 के रूप में कि 24 तक हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और जीतेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। हराएंगे, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।